हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। मैं सनी भोसले बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस नए साल में कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्या है देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं क्या करने वाला हूं आज, क्लियर है? तो ध्यान से देखो मेरी बात। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी सीएचएस 2023। अब आपका मेंस भी आ रहा है ना। जिन बच्चों ने एसएससी का मेंस देना वो तो देंगे ही, बट साथ में एक चीज़ और है आपके साथ। क्या है? आपका सीएचएसएल का पेपर भी है। अभी रिसेंटली अभी एसएससी का कैलेंडर भी लॉन्च हुआ है, वो आपने देख ही लिया होगा ऑलरेडी, है ना। मैंने भी डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। जब आप उस कैलेंडर को देखेंगे ना, सीएचएसएल के साथ आपका सीजीएल का मेंस भी आएगा उसी टाइम पे, क्योंकि बाद में टाइम नहीं दिख रहा कहीं पे अभी, क्योंकि मेंस की कोई डेट अनाउंस भी नहीं आई थिंक, ठीक है। तो और इस साल 2 बार आपका सीएचएसएल होना बच्चों, ध्यान रखना। और एक बार आपका सीजीएल होगा। मेंस तो होना ही होना है, बट 2023 का प्री भी होगा, वो भी ऑलरेडी दे रखा है कैलेंडर अगर देखोगे आप। तो ये जो प्रश्न है ये सिर्फ सीजीएल के नहीं, सीएचएसएल और सीजीएल सीपीओ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका एमटीएस भी आएगा इस साल, बहुत सारे पेपर्स एक साथ हैं। और एक बात याद रखना, जो डेट लिखी हुई है ना उसी डेट को पेपर हो जाएगा, उसके पहले होगा, उसके बाद कोई चांस नहीं है कि होगा। तो बी पॉजिटिव, लगे रहिए अभी मीडिया के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलो बच्चों देखो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इफ 3 numbers of the 3 numbers the sum of first 2 numbers is 55। देखो मैंने माना कि मेरे पास 3 नंबर है, ए आ गया, एक बी आ गया, एक सी आ गया, क्लियर है। वो कह रहे ए प्लस बी कितना है मेरे पास 55, क्लियर। एंड सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड, सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड यानी बी प्लस सी कितना है मेरे पास इज 65, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, एंड सम ऑफ द थर्ड एंड द थ्राइस ऑफ द फर्स्ट, सम ऑफ द थर्ड यानी सी प्लस 3 है कितना बच्चों मेरे पास 110। सिंपल, जो जो इक्वेशन मैंने लिखी हैं सेम वही चीज इसमें है, ठीक है। जो जो स्टेटमेंट में थी वही इक्वेशंस मैंने लिखी हुई हैं, क्लियर। अब देखो जरा, अब बात ये है, वो मुझसे क्या पूछ रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है एक ही वैल्यू, भाई ए बता दो कितने, क्योंकि बी और सी फाइंड कर सकते नहीं कर सकते वो मैं बाद ही बात करूंगा, क्लियर है। देखो फाइंड तो मैं सब कर सकता हूँ, बट पहले ए फाइंड आउट होगा, उसके बाद कुछ फाइंड आउट हो सकता है। देखो यहाँ पे सी प्लस 3 है, इस इक्वेशन को मानता हूँ 1, इसको मानता हूँ 2। मैंने क्या किया, 2 में से 1 को माइनस कर दो, मतलब आप क्या करेंगे, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 55 माइनस ऑफ 65 माइनस ऑफ 55, क्योंकि ये ठीक है। तो मेरे पास क्या बना ये, अब ध्यान से देखो जरा, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 10। तो बेटा ये कितना आ गया, c माइनस ए बराबर कितना आ गया 10 आ गया मेरे पास, क्लियर। इज ए क्लियर। अब c माइनस ए 10 आ गया। अब देखो जरा यहाँ से दिए इक्वेशन नंबर 3 है, अब देखो c प्लस 3a इज इक्वल टू 110 और c माइनस ए इज इक्वल टू कितना 10 आ गया, क्लियर है। तो भाई इनको माइनस कर दो इतना, प्लस 4a इज इक्वल टू 100, सो a कितना आ गया यहाँ से 25, क्लियर है। तो a के बाद क्या निकालोगे आप, a से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर a निकला यहाँ पे 25, तो यहाँ से अगर मुझे c भी पूछा होता, सपोज करो c भी से पूछा होता, तो कितना आता, c प्लस 75 इज इक्वल टू 110, तो c कितना हुआ 110 माइनस 75 कितना हो गया 35, और a प्लस बी कितना 55, तो a कितना आ गया मेरे पास 20 35, तो आंसर कितना, सॉरी 20 नहीं 25। अगर a मेरे पास 25 है तो a मेरे पास कितना आएगा 30, ठीक है, और ये 35। तो अगर मुझे a नहीं पता निकलता तो मैं कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकता था। चलिए तो आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ मैं आज की। चलिए बहुत बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है मेरा प्रॉफिट लॉस का, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द लेबल प्राइस। अब लेबल प्राइस क्या होता है बेटा, लेबल प्राइस होता है मेरा मार्क प्राइस, ठीक है। ए गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द लेबल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच ही सोल्ड फॉर 8750।
मतलब उसने क्या किया उसने कोई चीज को लेबल प्राइस से 30% डिस्काउंट पे खरीदा, उसके बाद उसने क्या किया, उसको 8750 पे बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना है, 8750, और जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या था, लेबल प्राइस पे जो डिस्काउंट मिला बंद दूसरे के लिए वो सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं दुकानदार हूँ, बच्चों आप मेरे पास आए, मैंने जो लेवल प्राइस था ना उससे 30% कम पे बेच दिया उसको, मतलब डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब मेरे लिए वो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। बट जो खरीद रहा है 30% कम दाम पे, उसके लिए वो क्या हुआ, वो कॉस्ट प्राइस। अब उसने क्या किया, उसने कॉस्ट प्राइस से 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया। उसने क्या किया, जितना खरीदा था, जो मेरे से आर्टिकल खरीद के गया, उसने क्या किया 25% ज़्यादा पे बेच दिया। तो अब क्या हो गया, ये 8750 उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ। सिंपल सी बात मेरी क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की, आप क्या बोलोगे भाई, 25% का मतलब क्या हुआ मेरे पास, 1/4, यानी 4 से कितना 5। क्लियर होगी बात, 4 से कितना 5। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 8750। क्लियर है, 17 पंजे 85, तो 1750 आ गया, इतने टाइम्स आ गया। तो इसको भी 1750 टाइम्स कर दो, तो ये कितना आ गया, 17 चौके 60, 5 चौके 20, यानी कितना हो गया 7000। क्लियर है। तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस आया, इसका मतलब जो बंदा खरीद के गया था आर्टिकल, उसके लिए कितना बचा, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। बस अब आंसर आ गया मेरा कितना, 10,000। ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया बताता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूं लेबल प्राइस से, अगर मैं बात करूं एमआरपी और सेलिंग प्राइस की, बिकॉज डिस्काउंट हमेशा किस में मिलता है मुझे, डिस्काउंट हमेशा बच्चों मुझे आपके मार्क प्राइस पे ही मिलता है। डिस्काउंट कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं मिलता। किसी चीज के मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट लगेगा तब वो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या है मेरे पास, अगर मैं 30% की बात करता हूँ, 30% का मतलब कितना हुआ, 3/10, यानी जो एमआरपी 10 था तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरे पास 7। सिंपल सिंपल सी बात है। अभी 2 मिनट में रिवाइज भी करवाऊंगा, मिटाऊंगा नहीं। क्लियर है। इसका मतलब 7 की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 7000 कितने गुना 1000 टाइम्स। तो ये कितना हुआ, ये भी 1000 टाइम्स हो गया। आंसर इज 10,000। जैसे 7000 आंसर आया उसी पता चल गया था मुझे। क्लियर है। दोबारा देखिए मैंने क्या बोला। अब आप लोग पजल कहाँ है, मुझे भी पता सारी बात। पजल कहाँ पे है कि भाई ये अपना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कैसे बना। मैंने क्या बोला कि जो बच्चा या जो कस्टमर खरीद रहा है उसके लिए क्या है, ये जो 8750 उसके लिए क्या है, ये एक तरह से सेलिंग प्राइस, बिकॉज इसने 25% के प्रॉफिट पे बेची ये चीज़। क्लियर है। बट इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका कॉस्ट प्राइस निकालना होगा ताकि जो ऊपर दिया गया डाटा है मेरे पास 30% का, मैं उसमें यूज कर सकूं। क्लियर है। बस इतना सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। 10 सेकंड दे रहा हूं आपको मैं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। द क्वेश्चन इज सेइंग द सर्कमफरेंस, the difference between the circumference and the radius of a circle is 37 सेंटीमीटर। the area of the circle is, मतलब मुझे एरिया है, मतलब मुझे रेडियस निकालना है। इस प्रश्न में साफ साफ ये बोला गया है। क्लियर है। देखो भाई, अपने को क्या दिया, एक सर्कल दिया मैंने माना इसकी रेडियस स्मॉल आर है। क्लियर है। आर मेरी रेडियस होगी इस सर्कल की। वो क्या कह रहा है, सर्कमफरेंस। देखो सर्कमफरेंस होता क्या है, वो होता है 2πr। अगर फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो बड़ी समस्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के बनते ही नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, यानी 2πr माइनस आर कितना दिया है 37 सेंटीमीटर। ये वो इक्वेशन है, ये वो सिचुएशन है जहां से मुझे मेरा आर प्राप्त होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, पाई की होती है बेटा वैल्यू, क्योंकि पाई मेरे को दिया हुआ तो 22/7 होती है। 2 गुना 22/7 गुणा आर माइनस आर इज इक्वल टू 37। तो ये आर कॉमन लो जरा, कितना है 44/7 माइनस 1 बराबर कितना 37। तो बेटा ये कितना, आर कितना 44 माइनस 7/7
इज इक्वल टू 37, तो r इंटू 37/7 इज इक्वल टू कितना हो गया 37। तो r कितना आ गया अपना 7 सेंटीमीटर। r कितना आ गया मेरा 7 सेंटीमीटर। अब मुझे बिल्कुल वो एरिया निकालना है। तो एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर यानी 22/7। 3 डिस्क कितने निकले 7, तो 22 गुना 7 कितना होगा मेरे पास। ऑप्शन नंबर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वीडियो पसंद आए भाई लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, क्लियर है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है ना। बड़ा सॉफ्टली कहूँगा सारी बातों को, बिकॉज फोर्सफुली मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। और करना पड़ेगा भाई, मुझे पता है मजबूर हो जाओगे इतने बढ़िया क्वेश्चन देख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन है ना मजेदार क्वेश्चन है। क्यों? देखो क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 15 पॉइंट। और इस क्वेश्चन में ना एक लॉजिक एक कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा आपको। इसमें एक लॉजिक एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बताऊंगा क्या है। द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 15.8 ईयर। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 16.4 ईयर एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 15.4 ईयर। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लासेस। मुझे एक्चुअल नंबर नहीं पूछ रहा, वो एक्चुअल नंबर तो मैं बेटा बता भी नहीं सकता। मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि बॉयज और गर्ल्स की रेशो बताओ कितनी है। एक बात ध्यान रखना, मुझे यहां पे क्या दिया हुआ, द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 15.8 ईयर। अब एवरेज एज को मैं लिखता कैसे हूं, 15.8 ईयर पर स्टूडेंट। अब आप कहोगे सर ये पर स्टूडेंट आपने क्यों लिख के दिखाया? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है लिखने का, मैं आपको बताऊं। देखो अब अगर मैं आपसे बात बोलूं यहां पे एलिगेशन लगेगा तो चौंकीगा मत, बिकॉज यहां पे एलिगेशन ही सबसे अच्छा तरीका है, वरना तो इक्वेशन बना के करोगे कोई फायदा नहीं है, फिर अभी पीडीएफ से जुड़ने का भाई कोई फायदा नहीं है, सही बताऊं मैं, क्लियर है। देखो उसने क्या बोला कि पूरी, उसने क्या दिया, उसने 2 क्वांटिटीज दी है और उनका एक मिडल का नंबर दिया है। यानी उसने क्या बोला, बॉयज की एवरेज एज कितनी है। देखो बॉयज है हमारे पास, गर्ल्स है। बॉयज का कितना 16.4 और दैट ऑफ गर्ल्स इज 15.4। उसने बोला कि भाई लड़के और लड़कियों का जो मेरे पास आयु का अनुपात है ना वो कितना है 16.4, अनुपात नहीं बल्कि 15.4, क्लियर। और अल्टीमेटली उसने क्या बोला, कितना है 15.8। सिंपल। क्या ये 15.8 ऐसा नंबर है जो 16.4 और 15.4 के बीच का? यस। हमेशा एलिगेशन में ऐसा ही होता है, एक नंबर यहां पे होता है, एक नंबर यहां पे होता है और एक नंबर यहां पे होता है। अब आपको बताता हूं मूर्खों की निशानियां। कुछ क्या बोलेंगे भाई, एरो देंगे, कुछ नहीं करना होता बेटा। एरो उरो किसी चीज पे ध्यान मत रखो, जो मैं बता रहा हूँ पीपीटी पे सन्नी सर बता रहे, ध्यान रखना। आपने कुछ नहीं करना। देखो हमेशा इसमें क्या होता है, ये 2 नंबर बड़े होते हैं और एक नंबर बीच का होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो 16.4 है, जाना मुझे ऐसे ही है नीचे को, बट आप क्या करो, आप ये मत ध्यान रखो एरो रो छोड़ दो। आपने क्या करना, बड़े नंबर में छोटे को माइनस करना, दैट्स इट। अब यहां पे क्या देखो 16.4 माइनस 15.8, क्लियर है। ये कितना है 15.8 माइनस और 15.4, तो ये कितना बन गया मेरे पास 0.4 और ये कितना अपना 0.6, तो ये कितना आ गया 2:3। अब मैक्सिमम बच्चे ना इस बात में कंफ्यूज हो जाएंगे अभी के अभी राइट नाउ कि 2:3 आंसर में तो है, बट ये कैसे आया। एक बात सुनो बेटा, जब भी आप एलिगेशन लगाओगे ना, जब भी एलिगेशन लगाओगे रेशो किसका बनता है याद रखना। जैसे ये कहता मार्क्स पर स्टूडेंट, मार्क्स पर स्टूडेंट था, पर के साथ जो भी चीज कैरी करेगी ना ये उसका रेशो बनता है। हमेशा एक बात याद रख लेना, ये किसी ने बताई नहीं, बट मैं बता रहा हूं आज, बिलीव मी। आपको बहुत कम जगह सुनने को मिलेगी ये बात, बिकॉज आदों को तो खुद ही नहीं पता किस चीज का रेशो होता है, बस बता देते हैं इसका रेशो होता है। क्योंकि अगर को स्पीड टाइम डिस्टेंस में स्पीड का रेशो दिया होगा ना, क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो एक टाइम का रेशो आएगा, तो टाइम का रेशो आएगा तो टाइम से इक्वेट करना आ जाएगा, वरना गलत कर दोगे आंसर।
अगर यहाँ पे स्पीड होती है ना, ये स्पीड ये स्पीड ये स्पीड, क्योंकि एलिगेशन का मेन मकसद यही होता है कि एक ही तरह की क्वांटिटीज को लेके चलना है, तो यहाँ पे टाइम का रेशो आता है ना कि स्पीड का रेशो आता है, ध्यान रखना मेरी बात। तो यहाँ पे क्या है, ये रेशो किसका है, स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे क्या है भैया, बॉयज 2 तो गर्ल्स 3, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर में दूसरों से आपको अलग बनाएगी। मैं अभी बता रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ इस बात का मैं, छोटी छोटी चीजों को समझते चाहिए, बढ़िया नंबर आएंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे करिए इस क्वेश्चन को जरा। करिए बेटा जरा इस क्वेश्चन को, देखो क्या कह रहे हैं। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 ईयर अगो वॉज 27 ईयर्स। बहुत अच्छा है जिसका क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भरपूर आते हैं कई बार पेपर में। सी एच एस एल हो गया आपका, MTS में पूछे जा सकते हैं, CPO में भी, CGL, सब जगह। क्या कह रहा है वो, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 ईयर्स अगो वॉज 27 ईयर्स। इसका मतलब हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, एवरेज बोले डिवाइडेड बाय 3 कितनी है, 27 ईयर्स। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड इज इक्वल टू 81 ईयर। वो है ना, समय किसी के लिए रुकता नहीं, समय मतलब समय सबके लिए म्यूचुअली बढ़ता है, मतलब कहने का मतलब ये है समय सबके लिए समान रूप से बढ़ता है, ये ऐसी चीज है, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे इनकी प्रेजेंट एज पता करनी हो, ये कितने साल पहले बेटा, 3 साल पहले, तो प्रेजेंट एज के लिए ये भाई साहब भी बड़े, बहन जी बड़ी, उनका जो बेटा बेटी जो भी है वो भी 3 साल बड़ा, तो इसका मतलब एक्यूरेट एज कितनी होगी, +9। तो प्रेजेंट एज जो है हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड की कितनी होगी 90 ईयर्स। क्योंकि जब भी आपको आगे बोलेगा, बिफोर बोलेगा, आफ्टर बोलेगा, वो हमेशा किससे कंपेयर करेगा बच्चों, आपकी प्रेजेंट एज से। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 5 ईयर अगो। अब देखो जरा, 5 ईयर अगो प्रेजेंट से 5 साल पहले, मतलब वाइफ प्लस चिल्ड्रन डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया मेरे पास 20। सो वाइफ प्लस चिल्ड्रन कितना हो गया 40 साल हो गया। बट कब, ये था प्रेजेंट एज से 5 साल पूर्व यानी पहले। तो प्रेजेंट एज के लिए क्या करो, माता जी भी और बच्चा भी, तो भैया 10 साल बड़े हो गए। तो वाइफ प्लस चाइल्ड प्रेजेंटली कितने साल के हैं, क्या 50 साल के हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है 50 साल के हैं। अगर वो 50 साल के हैं और तीनों की एज 90 साल है और ये हैं 50 साल के, तो डेफिनेटली जो पिताजी हैं, घर के मुखिया हैं, वो कितने साल के होंगे, 40 वर्षीय। क्लियर है, वो कितने साल के होंगे आपके 40 साल के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था अभी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे करिए। प्लीज ट्राई कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। चलो देखते हैं प्रश्न, देखिए क्या दिया। सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन द रेशो 5:7:8। रेशो है, एक्यूरेट नहीं याद रखना। रेशो का मतलब एक्यूरेट कभी भी नहीं होता। देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दी सीट्स बाय 40%, 50% एंड 75% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब एक प्रपोजल है कि इन सीट्स को किस रेशो में बढ़ाया जा सकता है, कि इनको 40%, 50% और 75% के हिसाब से मैं बढ़ा दूं। वट विल बी द रेशो ऑफ इंक्रीज द सीट। देखो मैं बात करूंगा भाई, मैथ्स की बात कर लें, फिजिक्स की बात कर लें, बायोलॉजी की बात कर लें, ठीक है। क्या दिया वो रेशो, 5:7:8 है ना। अब एक बात आई है, देखो एक बात याद रखना, रेशो का मतलब एक्यूरेट नंबर नहीं होता, एक 0 पुट कर दो। मैंने बोला कि मैथ की 50 थी, फिजिक्स की 70 थी और बायोलॉजी की 80 थी। अगर आप पीवा की सीरीज देखोगे ना, ऐसा शायद क्वेश्चन मैंने करवा रखा आपको। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिए, पीवा की सीरीज बहुत लंबी सीरीज है, जाएंगे पोर्टल पे तो आपको सब दिख जाएगा। क्लियर है। 50,
70 तथा 80। अब उसने क्या बोला, सिंपल सिंपल उसने एक बात बोल दी कि भैया कितना कितना बढ़ रहा है, 40%। इसका 40% कितना हो गया, +20। इसका 50% कितना हुआ, +35। और इसका 75% कितना हुआ, +60। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 70, 50, 20, 70, 70, 35, 105 और 8 और 6 140 हो गया। तो भैया मुझे तो 35 से कटते दिख रहे हैं, देखिए जरा, 35 दूनी 70, 35 3 और 35 4, तो 2:3:4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 2, 3, 5 बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। इस प्रश्न का मजा आया, इजी था। देखो बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ, जल्दबाजी में किसी भी प्रश्न में नहीं कर रहा हूँ, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। क्लियर है? चलिए बेटा, ये है एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन रोटेटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का। बहुत प्यारा प्रश्न है, आराम से बताऊंगा इसको, ध्यान से देखिए। देखिए, अ राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3, 4, 5। अगर उसने आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी दिया ना, तो याद रखो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके पास, 5 का स्क्वायर। ये बात आपने याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन में क्या करेगा वो, आपको कई बार क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र भी नहीं करेगा। वो क्या कहेगा, एक ट्रायंगल दिया ये तो आपको देखना पड़ेगा कि वो बेसिकली ये जो टाइप है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी लगती है बेसिकली, बाकी में बहुत कम है। बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करते हैं जब भी मैं इस तरह के घुमाने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। ठीक है, इज रोटेटेड द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर, अ राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट द साइड या साइड 3 सेंटीमीटर फॉर्म अ कोन। इसका मतलब क्या, आप क्वेश्चन सुनो जरा, मैं एक बार बता के बताता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा क्या दिया है। देखो मुझे दिया है, सबसे बढ़िया तो यही होगा कि परपेंडिकुलर को 3 ले लो, कि ये 3 हो गया, ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तीन सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। देखो बात सुनो, सपोज करो ये मेरे पास एक साइड है 3 सेंटीमीटर, ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ। देखो मैं थोड़ा इधर को कर दूं, इधर को कर दूं थोड़ा, ये साइड है 3 वाली और ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ना बेस मान के ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। मतलब ये फिक्स है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे, ये वाली जो साइड है ना, ये 4 वाली साइड है, मैंने इसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। तो जब आप देखोगे ना, तो कोन बन गया। छोटे टॉयज भी तो होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे घुमाने वाले, बस वो वाली बात है। इसका मतलब देखो हुआ क्या है, मैं आपको जरा बढ़िया से कलरफुल में बता दूं। मैंने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया और ऐसे ही मैंने इसको रोटेट कर दिया। समझ आई बात? अब थोड़ा सा समझ आया, बिल्कुल समझ आया होगा। ठीक है, ये कितना हुआ बेटा, कोण कैसे बनेगा, समझ आ गई बात? ये कोण का बेस हो गया, ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी स्लांट हाइट होगी 5। बताओ मजा आया है ना? कलरफुल सा बोला था, कलरफुल सा बनाऊंगा, शंकु टाइप का, है ना? अब क्या करना है, अब मुझे क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करो। देखो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम, सिंपल कोण मेरे पास क्या बनेगा, देखो अगर ऐसे मैं कोण को बना के दिखाऊं ना आपको, ये फोन बनी है मेरे पास, जिसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात? तो अब मुझे क्या निकालना है, इसकी वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3। और सबसे बड़ी बात, पाई मुझे सॉल्व भी नहीं करना है। आर कितना है बेटा 4 गुना 4 और हाइट कितनी है 3, तो देखो कट गया कितना है 16 पाई। तो आंसर क्या आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर सी 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। समझ आया और मजा आया? मजा आया कि नहीं आया ये बता दो बस, बाकी छोड़ दो। आया होगा मुझे पता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर ना पेड लेक्चर में होते हैं, मुझे सारा पता है, मुझे समझ सब
घाट घाट का पानी पी रखा भाई, सब दे रखा है। ऐसे लेक्चर ना, ऐसे क्वेश्चन पेड लेक्चर में होते हैं, पीडीएफ आती है बढ़िया सी पोर्टल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लो। बट अपन का ऐसा काम नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको एक्चुअली में क्या होते हैं क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चलो चलो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, अ लार्ज क्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग 3 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, मतलब क्यूब नहीं बोला, स्मॉलर क्यूब्स बोला, देखो उसने, मतलब इन तीनों की, टू दैट ऑफ द लार्जर क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो करो। भाई मुझे क्या देख रहे हो, सारे मैं ही करवा दूं, खुद भी तो करो कुछ, करो शाबाश। अब सुनो मेरी बात, CHSL का रोड मैप क्या होने वाला आपके लिए, ये तो करने ही करने हैं। माइक्रोवर्स से देखो जाके क्वेश्चन, वहाँ पे CHSL के स्पेशल हैं, CGL के स्पेशल हैं, CPO के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आपका होना क्या चाहिए टारगेट, जुड़ो, स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे फिर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगा, जो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता बच्चों, क्लियर है। तो रोड मैप ये होने वाला है कि पहले तो सिलेबस को पूरा करो, फिर क्वेश्चन की रिवीजन करो, फिर 5 से 6 साल के क्वेश्चन कीजिए, मिनिमम इतने तो करने हैं। मैं 10 ईयर नहीं बोल रहा, बिकॉज 5-6 साल में ही, अगर मैं बात करूँ 2017-18 से ही हमारा पैटर्न चेंज हुआ है। उसके पहले के बहुत आसान क्वेश्चन था, तो उसके बाद के क्वेश्चन में काफ़ी डिफरेंस है, क्लियर है। चलो देखो ज़रा, अब क्या है मेरे पास, अब एक बात था, अगर इन 3 क्यूब को मिला के, जैसे सपोज करो पहली क्यूब आ गई, दूसरी क्यूब आ गई, तीसरी क्यूब आ गई, इनको मिला के मैंने एक बड़ी क्यूब बना दी, समझ आ गई बात, इनको मिला के मैंने एक बड़ी क्यूब बना दी। तो बड़ी क्यूब बनाने से क्या हुआ, बड़ी क्यूब से क्या हुआ ये बताओ। बड़ी क्यूब से ये होगा, इन तीनों की वॉल्यूम उस बड़ी क्यूब के बराबर होने वाली है। यानी मैं कहूँ अगर कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, ठीक है। लार्जर क्यूब की साइड मैंने ए मान ली, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी 3 का क्यूब, इसकी क्या होगी 4 का क्यूब, इसकी क्या होगी 5 का क्यूब, और इसकी क्या होगी ए का क्यूब, क्लियर है। देखो ये कितना होगा 27 प्लस 64 प्लस 125 इज इक्वल टू ए का क्यूब। तो बेटा ए का क्यूब कितना होगा मेरे पास, देखो ये कितना हो गया 12 6 18 2 20 5 4 9 7 16 216 हो गया। तो ऐसे साइड क्या आ गई मेरे पास, यानी 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब क्या बताना है मुझे बेटा सिंपल सिंपल रेशो बताना है, किसका, लार्जर क्यूब। यानी रेशो क्या होता है देखो 6 ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये मेरे जो स्मॉलर 3 क्यूब्स है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो 6 इंटू कितना है मेरे पास 9 प्लस 16 प्लस 25, क्लियर है। और बड़ी वाली का कितना होगा 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो गया 6 से 6 कटा, तो ये कितना हो गया 41 50 रेशो 36, तो कितना हो गया 25 रेशो 18 मेरा सही उत्तर है इस प्रश्न का। मज़ा आया होगा, बिकॉज मैंने बड़े प्यार से बड़े धैर्य से समझाया आपको ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अक्सर प्री में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका CHSL का हो, क्योंकि CHSL का भी पैटर्न चेंज हो गया, अगर पता हो तो ध्यान से देख लिया होगा, अपलोड हुआ था वीडियो, आपने देखा होगा ध्यान से, क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। A cuboidal block 6 centimeter by 9 centimeter by 12 centimeter is cut into an exact number of equal cubes. The least possible number of cubes will be. कैसे करेंगे इस प्रश्न को, कैसे देखो क्या दिए, A cuboidal block 6 centimeter, 9 centimeter, 12 centimeter is cut up into an equal exact number of equal cubes. The least possible number of cubes will be. अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, क्या बोल रहे हो, 6 सेंटीमीटर है
9 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। आप कुछ मत करो, सबसे पहले वो जो क्यूब काटनी है वो जो क्यूब्स मैंने काटनी है, क्या मुझे उसकी साइड चाहिए होगी? सोचे देखो, हाँ मुझे साइड चाहिए होगी उसकी। वो साइड कहां से निकलेगी? वो निकलेगी जब मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा। याद रखना इस पॉइंट को, ये पॉइंट इसीलिए थोड़ा अलग है बाकी क्वेश्चन से, बिकॉज यहाँ पे एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना पड़ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, 6 सेंटीमीटर, 9 और 12 का क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 3 गुना 2, 3 गुना 3, तो एचसीएफ कितना आ गया, 3। तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्यूब्स। तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, 6 गुना 9 गुना 12, और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब कितनी होगी, 3। साइड 3 आ गई है, क्या आ गई मेरे पास, साइड आ गई स्मॉलर क्यूब की इनटू नंबर ऑफ क्यूब्स। क्लियर है? सो 3 चौके 12, 3 दिया 9, 3 दूनी तो 4 दिया 12 दूनी 24। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इज द क्लियर? तो ऑप्शन सी मेरा बेटा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर इज, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्री मेंस दोनों में पूछा गया है। जहां तक मुझे लग रहा है प्री में तो आई है, मेंस का 1% मुझे डाउट है, बट मेरे को लग रहा है कि आया है क्वेश्चन। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज 924 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू इट्स हाइट। देखो मुझे क्या दिया है, मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, यानी क्या दिया है, सिलेंड्रिकल पिलर 2 पाई आर एच कितना दिया है मुझे, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वॉल्यूम कितनी दी है, 924, यानी वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच, वो कितनी थी, 924 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सीधी सी बात बताऊं, इन दोनों को डिवाइड कर दो, बात खत्म। मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, देखो ये कितना हुआ, 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 264 डिवाइडेड बाई 924। थोड़ा ध्यान से काटेगा, सतर्कता से। देखो एक पाई से पाई कटा, एक मिनट, ये आर ही ले आया, आर ही ले लो इसको भी, क्योंकि ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आर से आर कटा और एच से एच, क्योंकि अलग अलग नहीं, एच और आर सेम है इसलिए मैंने सेम कर दिया। तो कितना बचा, 2 अपॉन आर 264 डिवाइडेड बाय 924। सो भाई सबसे पहले 11 से कट रहा है, देखो 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 11 8 और 4, ये किससे कटा, 12 से, 12 7 84। सो आर यहाँ से कितना आ गया मेरा, आर इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट इज अपना डायमीटर टू हाइट, तो हाइट निकालो यहाँ से, इसमें पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 7 इंटू एच इज इक्वल टू कितना, 264। तो फिर 22 से कटेगा 22, 12, 7 से कटा 7, तो हाइट कितनी आ गई यहाँ से, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? डायमीटर और हाइट आ गया मेरे पास। अब ध्यान से देखो, तो डायमीटर कितना हुआ मेरे पास, 2 इंटू 7, और हाइट कितनी हुई, 6, सो 14:6। 7:3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? सो काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, है ना।
और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कर लेना भाई, बस कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना एसएससी का पेपर है, जमीन आसमान करना पड़ता है, रातें जागनी पड़ती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि मैंने क्लियर किए हैं, बहुत सारे क्लियर किए हैं, मल्टीपल्स, और एक ही टाइम पे एक ही साल में बहुत सारे पेपर जितने थे ना सब क्लियर कर दिए थे। रीज़न क्या था? कॉन्सेप्ट क्लियर थी, एक बार अच्छी तैयारी की, उसके बाद जो पेपर आना, पेपर तो देने हैं, क्या करना है। समझ आ गई बात? चलिए चलिए 11th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये भाई बढ़िया क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 495 एंड देयर एचसीएफ इज कितना 5। इफ सम ऑफ नंबर इज 100 देन द डिफरेंस इज। ये क्वेश्चन है बहुत दमदार, ये अच्छे से करो आप करो जरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। मैं पहले तो लिखता हूं मुझे दिया क्या क्या हुआ। देखो एलसीएम दिया 495, एचसीएफ दिए 5, और सम दिए। मतलब मैं नंबर मान लूं कि दो नंबर है मेरे पास, एक एक्स ले लो, एक 100 माइनस एक्स। क्यों? दो वेरिएबल में घुसाना क्वेश्चन को। एक नंबर अगर मैंने एक्स माना तो दूसरा 100 माइनस एक्स हो गया। अब उस देखो एक बात और बता दूं आपको, एक चीज ना फॉर्मूला होता है कि नंबर 1 इंटू नंबर 2, यानी अगर दो नंबर दिए ना वो किसके इक्वल आता है, इनके एलसीएम और एचसीएफ को। दो टर्म्स के सिर्फ दो ही नंबर्स के लिए है कि अगर मेरे को दो नंबर गिवन है और अगर मैं उनका एलसीएम निकालूं, इनका एचसीएफ निकालूं और उन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो नंबर्स के मल्टीपल के इक्वल आता है। इसका मतलब मेरे पास क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू कितना 495 इंटू 5। 495 इंटू 5। अब 495 को कैसे लिखोगे, 500 माइनस 5, 2500 माइनस 25 यानी 2475। तो ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल टू 2475। अब मेरा टारगेट क्या है, अब मेरा टारगेट आएगा कि मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं। समझ आगे बात? नेक्स्ट टारगेट इज टू फैक्टराइज दिस गिवन इक्वेशन। अब इसका फैक्टराइजेशन आप कैसे करोगे बताओ मुझे। मतलब इक्वेशन क्या बनी अपने पास भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 2475, ये बनी मेरे पास इक्वेशन। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी कैसे करेंगे बताओ। हाउ विल वी फैक्टराइज दिस इक्वेशन, कैसे करोगे बताओ। कि होगा क्या, सम माइनस करने पे मेरे पास कितना आना चाहिए 100 माइनस 100, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2475। तो भैया कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, अगर 2475 चाहिए और एंड में 0 चाहिए तो 5 नंबर होंगे। खुद सोच के देखो मैं क्या कह रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू मेक सम सेंस इन दिस क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं अगर मुझे किन्हीं दो नंबर के मल्टीप्लाई में एंड में 5 चाहिए तो 5 और 5 हो सकते हैं, बिकॉज मुझे उनके सम में भी 0 चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने में 2475 चाहिए और उनका सम में एंड में 0 चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है यहाँ पे 5 और 5 हो, यहाँ पे 5 प्लस 5 हो। इसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि दोनों जो नंबर है उनका यूनिट डिजिट क्या है 4 5 5, कि दोनों नंबर के एंड में 5 5 आना है। मैं फैक्टराइजेशन नहीं बनाता, मैं ऐसे करता हूँ भाई। अभी पीडीएफ पे मैं वो नहीं सिखाऊंगा फैक्टर बनाओ फलाना देगा, कुछ नहीं करना। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जो सन्नी सर ने बताया। जिसने ये कर लिया उसके फैक्टराइजेशन ऐसे कूदती है, समझ रहे हो, छलांगे मारेगी फैक्टराइजेशन की, भैया हो गया हम तो सॉल्व। अब दूसरी बात देखो, अगर मैं मुझे सम चाहिए, सम कैसे बन सकते हैं खुद सोच के देखो। 65 35 नहीं, 45 और 55। अगर मैं यहाँ रखता हूँ 45 और ये रखता हूँ 55, खत्म होगी बात यहीं पे, खत्म होगी बात। समझ आ गई बात। देखो अगर किसी दिमाग में ये है 35 है और 65 है, तो भैया 6 या 18 आप 2000 के आसपास जाओगे, आप 2400-2500 रुपये नहीं आ पाओगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, माइनस प्लस की। लेट मी चेक द फैक्टराइजेशन वंस अगेन, आने तो नहीं चाहिए। अच्छा x माइनस 100 लिख दिया मैंने यहाँ।
एक्स बड़ा नहीं हो सकता, एक्स होएगा 100 माइनस एक्स, अब ठीक आ जाएगा। तो 100x माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100x, तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 24 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। तो x इंटू एक्स माइनस 100 फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 45x प्लस 24 5 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 55 माइनस 45 इंटू एक्स माइनस 55 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना है, कुछ भी ले लो, एक 55 लोग दूसरा 45, एक 45 लोग दूसरा 55, तो आंसर कितना आ गया, इनका डिफरेंस कितना आ गया। क्योंकि अगर पहला नंबर आपने x 45 लिया तो दूसरा 55 आएगा, जब भी 10 आएगा आंसर। अगर एक 55 लिया दूसरा 45 आएगा, जब भी 10 आएगा। क्लियर है? चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 12। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107। इफ HCF ऑफ दीज नंबर इज 37 देन द ग्रेटर नंबर। बताओ जरा क्या आंसर है इसका, फटाफट जरा। देखो मुझे क्या दिए, HCF ऐसा नंबर होता है तो दोनों में होता है, मतलब दो नंबर क्या हो सकते हैं मेरे, 37x 37y, प्रोडक्ट क्या है 37x 37y 4107, कितने में कटेगा 111, 3, यानी x इंटू वाई कितना हो गया। इसके एक ही फैक्टर बन सकते हैं, 1 गुना 3, बात खत्म। एक ही फैक्टर बन सकते हैं 1 गुना 3। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ग्रेटर नंबर, तो भाई कितना हो गया 37 एंड 111, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये। तो ये थे भाई क्वेश्चन आज के, बट मैं भी ये बात बोलूँगा, मैंने बहुत आराम से करवाया है। चाहता तो मैं 20 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ 12 क्वेश्चन को, मेरे लिए कोई हार्ड डील नहीं है। बट मैं एक एक क्वेश्चन इस लेवल पे, इस समझदारी के साथ इतने आराम से करवा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ तो आए कम से कम। जल्दी करवा के मुझे क्या फ़ायदा, मुझे फ़ायदा जब है जब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आने चाहिए। बस अगर वो समझ आ गया तो मेरा भैया एफर्ट पूरे हो गए। तो CHSL डिमांडिंग पेपर है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चे भरते हैं इसको, और छोटी उम्र में, बिकॉज +2 लेवल का पेपर है। अगर +2 के बाद जॉब सिक्योर कर ली जाए ना, बहुत बढ़िया रहता है। साथ के साथ में अपनी ग्रेजुएशन चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेडिकेशन बहुत चाहिए होगी भाई, बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए नेक्स्ट चीज़ अब क्या है मेरे पास, पिटारा मेरा, अरे भैया खुल जाओ, मेरा माइक्रो संसार यानी माइक्रोवर्स। अब माइक्रोवर्स क्या है क्या नहीं है ये देखो जरा। सबसे पहली बात ये है क्या पता, जो बच्चे रेगुलर जुड़े उन्हें तो पता है, जो नहीं जुड़े, जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बताता हूँ। देखो क्या है ये, अगर आप क्या करो, पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना चाहो, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं आप जाओगे ना पूरा कोर्स परचेज करने को मिलता है डायरेक्टली। माइक्रोवर्स या माइक्रोवर्स का मतलब क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम करना, हम वही करते हैं। और आप देखोगे ना 100 रुपये 50 रुपये में पूरा चैप्टर पढ़ा हो। सपोज करो आपने आज एरिया वॉल्यूम पढ़ा था मेरे से, ठीक है, आपने एरिया 2D पढ़ा या कोई भी चैप्टर पढ़ा, आप चाहते हो उसके और अच्छे क्वेश्चन करूँ मैं, आप क्या चाह रहे हो कि उसके और बढ़िया क्वेश्चन करूँ, मिल नहीं रहे कहीं पे, सब देख लिया, गूगल शूगल सब देख लिया, तो भैया हमारे पास आओ ना, हम किस चीज़ की दवा है, माइक्रोवर्स पे आओ, फिर बताता हूँ आपको क्या। देखो चलिए देखिए, जब हम अभी पीडीएफ पे आएंगे तो बेटा चूज़ कीजिए हमारा एग्ज़ाम। जैसे मैं बात करता हूँ, कुछ भी CGL CHL से कुछ भी सिलेक्ट कर लो, आपका सेम ही आएगा, ठीक है। देखो उसमें क्या है, आप जाओ जरा माइक्रोवर्स पे, क्लियर है। सपोज करो मैं सैटरडे में CGL की बात करता हूँ कि उसकी तैयारी कर रहा हूँ, CHSL के लिए भी सेम ही पैटर्न आता है, क्वेश्चन का लेवल का 19-21 का फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्लियर है। अब इसमें क्या है, देखो चूज माइक्रो कोर्स। और एक बात और, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है SSC का फॉर्म भरने में या सिलेबस के रिगार्डिंग या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सिर्फ आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, कॉल में या व्हाट्सएप में, जो आपको कंफर्टेबल हो,
हमारी टीम जल्दी जल्दी जुड़ेगी आपके साथ। देखो उसमें क्या क्या, जनरल स्टडीज़ के लिए भी 8290 रिसोर्सेज, करंट जी के CGL 10,184, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर मैंडेटरी हो चुका, आपको पता है पेपर में आना ही आना है, 1879। नेक्स्ट इज क्वांटिटी एप्टीट्यूड 11,584, लॉजिकल रीजनिंग 7824, इंग्लिश एंड लैंग्वेज 7760 रिसोर्सेज। क्लियर है, मैंने बात करनी है अपने क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। क्लियर है जी। अगर आप पूरा का पूरा सिर्फ क्वांटिटी एप्टीट्यूड का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो 4399 का है, ठीक है। सपोज करो, देखो इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको, मैं अगर बात करूं जैसे नंबर से कुछ भी खोल लेते हैं। सपोज करो मैंने एजिस किया था आज, मैं एजिस खोलता हूँ, खुलिए भैया। इसमें देखो क्या है, इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास 2 क्लास लेक्चर्स हैं, क्लियर है, 2 वेब नोट्स हैं और 385 MCQs हैं, क्लियर है। सो अगर मैं बात करूं इसके ऊपर क्या होएगा, आप इसका 3 मिनट का ट्रायल भी ले सकते हैं जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ 131 रुपीज़ में है। एक चीज़ और है, जो आपके पास ये MCQs है ना, 385 MCQs हैं, इनको आप एज अ टेस्ट भी दे सकते हैं। मतलब जब आप परचेज करेंगे, आप अंदर जाएंगे ना, आपको अपने आप ही सारा कुछ स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो ये फैसिलिटी कहीं भी अवेलेबल हो तो बताइएगा, बट नहीं है मुझे पता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक धमाकेदार लेक्चर के साथ। कहाँ पे? अभी वीडियो पे किसके साथ? सनी सर के साथ। थैंक यू।